जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियोज़ है जिसमें मैंने हर बार जिक्र किया है उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। और कई लोगों का और कई मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब देख रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे चैनल पार्टनर्स और मेरे सहयोगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हर बार बताते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है क्या? ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से या किसी लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके जीवन से संबंधित है। मतलब जीवन का संबंध से मतलब है कि उनकी डेली लाइफ से भी संबंधित है। अब देरी ना करते हुए अब शुरू करते हैं एक्लिप्स। जो एक्लिप्स होता है उसको हम ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ग्रहण का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यानी किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना जिससे उसका वजूद छिप जाना। तो जो एक्लिप्स का जो सिद्धांत है, जो ग्रहण, तो जैसा आपने सुना होगा कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो उसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच में पृथ्वी या कुछ तरीके का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका सूर्य का वजूद या चंद्रमा का वजूद छिप जाता है। ऐसे ही ये हमारा एक्लिप्स का सिद्धांत है। तो जो हमारे जो लॉज हैं यानी कि कानून दो प्रकार के हैं हमारे, एक है हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एक है हमारा पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें होता क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो आज़ादी से पहले के जो हमारे कानून थे, और पोस्ट जो कि हमारे आज़ादी के बाद के यानी कि 1950। तो देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, पर संविधान जो बना था हमारा 1950 में बना था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो एक्लिप्स है ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13(1) उसमें आता है। ये हमें क्या बताता है कि यदि कोई कानून आज़ादी से पहले का हमारे जो संविधान है उसके काम में बाधा बनता है, या फिर कोई ऐसा कानून है कि जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अपने आप को, यानी कि तर्क संगत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे सपोज करो एक कोई कानून है कि गाय या किसी जानवर को मारना एक कानूनी अपराध है। तो होता क्या है कि जब ये अपराध, जब ये कानून बन जाता है तो उसके तहत जब ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो कोई गाय को मारता है या जानवर को मारता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जेल में बंद कर दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जेलें भर जाती हैं और कहना मतलब मामले इतने बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट को भी परेशान होना पड़ता है कि भाई ये आज़ादी से पहले का कानून था। तब इन्होंने लॉजिक लगाया, देखा कि भाई ये तो चीज़ गलत है ना, कि भाई गाय या किसी जानवर या कोई भी निर्दोष जीव को मारना। तो जैसे मान लो किसी ने नुकसान किया तो किसी ने डंडे से या किसी से उसकी पिटाई कर दी तो उसको इसमें काउंट कर लिया कि इसमें गाय को मारा है। फिर बाद में उन्होंने सुधार किया कि गाय को किसी हथियार से मारना या उसको जीवन खत्म कर देना वो कानूनी अपराध है। तो वो क्या किया गया, सुधार किया गया। तो ऐसा ही हमारा इसी के अंदर है। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि होता क्या है। अब जैसे आज़ादी से पहले के कानून जो न्याय संगत ना हो, तर्क संगत ना हो, जिनकी कोई वैल्यू ना हो, या फिर हमारे जो संविधान ने जो है अधिकार दे रखे हैं अपने, तो उन अधिकारों के बीच में वो बाधा उत्पन्न कर रहे हों, इसमें कोलैप्स हो रहे हों और परेशानी बन रहे हो तो उनको हटा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट केस भी मैं आपको बता देता हूँ इसका एक, भीकाजी बनाम स्टेट ऑफ MP 1955। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक बरार एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था। जो लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं, कुछ लोग व्यापारी भी हैं, कुछ लोग लॉ के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो जो हमारा बरार एक्ट है वो हमें एक सबसे बड़ा अधिकार ये देता है
कि हम कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं बशर्ते वो इल्लीगल ना हो। व्यापार का मतलब ये नहीं है कि आप कोई शराब और ड्रग्स या कुछ तरीके का मादक पदार्थ या कुछ इस तरीके की चीज़ें बेचने लगो जो समाज के लिए घातक हो, तो आप वो काम नहीं कर सकते। हाँ, संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग वैध होना चाहिए, तो आप उस काम को कर सकते हो। तो बरार एक्ट में क्या था कि पहले जो एमपी गवर्नमेंट थी 1955 में, तो उसकी अपनी बसें चला करती थी। तो जब वो बसें चला करती थी तो और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहा उस समय, बसें वगैरह अपनी चलानी चाहिए, तो उनके ऊपर रोक लगा दी गई, उनके ऊपर चालान कर दिया गया, उनको काम करने से रोका गया। जब उनको रोका गया तो जब उनसे उन लोगों ने केस किया, जिनका मैंने आपको बताया था कि बीकाजी थे, तो उन्होंने एमपी गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ केस किया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो एमपी गवर्नमेंट है ये मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बात नहीं है। ये जैसे मैंने पेन रखा हुआ है, इसको 19(1)G नोट कर लीजिए। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, सबके काम की चीज़ है। कोई ये नहीं है कि कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा तो उससे संबंधित है। कभी भविष्य में आपके साथ कभी कोई दिक्कत आती है व्यापार से संबंधित, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और उस बिज़नेस पे कोई ये नहीं कह सकता आपसे कि भाई आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो। अगर कोई आपसे आर्गूमेंट करता है या कोई आपके ऊपर केस मुकदमा करता है तो आप इसका भी रेफरेंस लगा सकते हो। जैसा कि मैं पेन से जैसे मैंने रोटेट कर दिया थोड़ा सा कि बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955, तो आप इसका भी जजमेंट लगा सकते हो, इसमें भी बड़ी हेल्प रहेगी आपकी। और ये नहीं मिलता तो आप इसको बरार एक्ट, मोटर एक्ट भी ढूंढोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो 19(1)G जो है ये हमारा संविधान के आर्टिकल 13 में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। ये हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अगर यदि कोई हमें व्यापार नहीं करने देता या हमारी उस स्वतंत्रता को बाधित करता है या उसमें कोई ऑब्स्ट्रैक्ट करता है या आपको किसी तरह से परेशान करता है, तो आप उस केस में कोर्ट में केस दायर कर सकते हो। आप रिट भी लगा सकते हो, जो कि आपका मूल अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा 19(1)G। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो एमपी गवर्नमेंट थी, तो एमपी गवर्नमेंट की अपनी बसें चला करती थी, तो मोनोपोली इतनी ज़बरदस्त थी, वो किसी दूसरे बंदे को एंटर होने ही नहीं दिया करते थे। वो कहते थे कि भाई हमारा राइट है और बसें हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो बीकाजी जिनका जिक्र किया है इसके अंदर, तो उनकी भी कुछ बसें वगैरह चलती थी उस समय। तो उसको जब रोक दिया गया तो उन्होंने जो सबसे बड़ा तर्क दिया था 19(1)G, जो कि हमें संविधान के द्वारा हमें ये अधिकार प्राप्त है, बस सीधा सीधा हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जो कि ये कहता है कि कोई भी किसी भी राज्य में कहीं भी व्यापार कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये बरार एक्ट उसका फैसला था। तो उसमें क्या था, उस कानून के ऊपर जो कि एमपी गवर्नमेंट अपनी बसें चलाएगी या फिर उसको अपनी बसें या फिर अपना जो ट्रांसपोर्ट है चलाने का अधिकार है, दूसरे को मना करने का अधिकार ख़त्म कर दिया था जब ये फैसला आया था। अच्छा, अब आगे जाते हैं, इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं हमारे एक्लिप्स के, यानी कि गारंटी सिद्धांत के। पहला होता है हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आज़ादी से पहले के कानून होने चाहिए। वो ये नहीं कि आज़ादी के बाद के हों। आज़ादी के बाद के होते हैं तो वो संसद का, मीन्स पार्लियामेंट का अधिकार होता है 368। ध्यान रखिएगा 368, यानी 368 की एक पावर होती है इनकी, संसद की, कानून के अंदर बदलाव करने की। जब लगता है कि कानून थोड़ा सा दाएं बाएं है या फिर कोलैप्स हो रहे हैं या फिर आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, तो तब उस केस में पार्लियामेंट इंटरवेन करेगा उसके अंदर। अब हम बात कर रहे थे प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आज़ादी से पहले के कानून होने चाहिए, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे। तो भाई अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे तो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए थे, आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं बनाए थे उन्होंने, क्योंकि राज करना था उनको लंबा। दूसरा आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट कन्फ्लिक्ट। मीन्स कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि भिड़ंत होना, मतलब आपस में ट्विस्ट होना। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं कि आपके अपने कुछ निजी अधिकार होते हैं, जैसे बोलने का अधिकार हो गया, आपका बिजनेस करने का अधिकार हो गया, और आपका जैसे कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध आपको कोर्ट केस करना है या फिर उसके खिलाफ आपको
रेमेडीज लेने का अधिकार होता है, आपकी जो आपके कल्चर होता है, आपकी जो एजुकेशन होती है उसका भी अधिकार होता है। ये कुछ अधिकार होते हैं, अगर ये उनका वॉयलेंस होगा तो उस केस में भी ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। फिर हमारा पार्लियामेंट एक्ट होता है हमारा जो 368, उसको पावर है उसके अंदर चेंज करने की, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा ग्रहण का सिद्धांत। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा जो डिस्क्राइब किया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में, जैसा कि मेरे इस चैनल का नाम है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, मतलब आपका एक ऐसा दोस्त जो लॉ के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा सके। और ध्यान रखिएगा, मेरे जितने भी यूट्यूबर व्यूअर्स हैं, मेरे जो मेरे दोस्त हैं और मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कमेंट से चाहे वो सब्सक्राइब करके, ये उनके लिए मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े हार्ड वर्क से नोट्स बनाए। ये नोट्स बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये एक स्टडी के लिए ही ज़रूरी है, ये आपके बहुत काम की चीज़ है कि भविष्य में कभी आपके अधिकारों का वॉयलेंस होता है या कभी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इन नोट्स से और जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है तो उससे आपको लीगल रेमेडीज मिलेगी, मतलब एक संवैधानिक उपचार मिलेगा। आई होप आप सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा, अपने आप इंजॉय भी किया होगा आज का मेरा ये टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर हूँगा आपके साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।